नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं। करेंट का यह टॉपिक है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ संविधान में 127th अमेंडमेंट बिल जो है सो लोकसभा में पास हुआ है 10 अगस्त को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वह यह 127th अमेंडमेंट लाया क्यों गया है। तो यह 127th अमेंडमेंट एक्ट जो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लाया गया है, इसमें जो 102nd अमेंडमेंट 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, उसमें एक प्रावधान था आर्टिकल 342A में कि ओबीसी जो लिस्ट पहले स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बनाती थी, उसको भारत के राष्ट्रपति को पावर दिया गया था कि वह जो नया लिस्ट जारी होगा उसमें उसको केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, और उसमें कोई डिलीटिंग या एडिंग का काम जो है भारत के संसद द्वारा किया जाएगा। मराठा जो रिजर्वेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो 102nd अमेंडमेंट संविधान में 2018 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, उसके अनुसार जो ओबीसी लिस्ट बनेगी वो उस ओबीसी लिस्ट में परिवर्तित करने का आधार का पावर अधिकार जो है केवल भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, और उस पर एडिंग या डिलीटिंग का पावर भारत के संसद को दिया गया है। अतः राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई ऐड और डिलीट नहीं कर सकती है। इस को चेंज करने के लिए इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारत संविधान लोक संसद में एक 102nd अमेंडमेंट बिल 127th अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि ओबीसी का रिजर्वेशन कैसे चालू हुआ था, और इसका थोड़ा सा इतिहास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ओबीसी रिजर्वेशन जो है सो बीपी मंडल कमीशन जो बनी थी 1979 में, उसके रिकमेंडेशन पर यह बनाया गया था, यह लागू किया गया था। 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके समय में बीपी मंडल के द्वारा जो लाया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, उसे लागू करते हुए 27% सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया था। तो अब हम ये थोड़ा सा जानेंगे कि इससे पहले भी क्या हमारे संविधान में या फिर हमारे नीति नियंताओं द्वारा कोई इस क्षेत्र में जो पिछड़ा वर्ग है उसके क्षेत्र के उत्थान के लिए कोई कार्य किया गया है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है 1953 में हुई, जब एक कमीशन बनाया गया था काका केलकर समिति, जिसे कॉमनली हम लोग जानते हैं केलकर समिति के नाम से। उनके द्वारा एक समिति, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था, और उन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था, जिसमें उन्होंने यह रिकमेंडेशन किया था कि भारत में SC ST के अलावे भी कुछ अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, और उनके उत्थान की आवश्यकता है। लेकिन उनका आधार जो है सो जातिगत था। अतः 1955 में जो उनका रिकमेंडेशन था, उसको तत्काल तब के प्रधानमंत्री और सबकी सरकार के द्वारा यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि हमारी संकल्पना जो है सो भारत में एक जाति विहीन समाज बनाने की है, और इस रिकमेंडेशन को यदि लागू करते हैं तो इससे समाज में और जाति की संख्या बढ़ेगी और समाज में एक वैमनस्यता की भावना आ जाएगी। अतः इस रिकमेंडेशन को उस सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ, फिर उसके बाद चुनाव हुए, और उसमें कांग्रेस की सरकार बुरी तरह हार गई थी। फिर जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसमें कि तब के तत्काल मुख्यतया सभी विपक्षी दल सम्मिलित थे, जिसमें आज की भाजपा, जिसको उस टाइम में जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, वह भी उस सरकार में शामिल थी, और उसके प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ने एक आदेश पारित किया कि और उनके द्वारा तत्कालीन संसद सदस्य बीपी मंडल के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया। यह कमीशन कब बनाया गया? 1 जनवरी 1979 को एक कमीशन बनाया गया, जिसे कॉमनली नोन एज मंडल कमीशन।
उन्होंने अपना रिकमेंडेशन जो है सो 31 दिसंबर 1980 को भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया। उनका उनको उनको अब उनको यह डिसाइड करना था कि वो पहचानेंगे कैसे कि भारत में कौन ओबीसी वर्ग, कौन पिछड़ा वर्ग है और किस जाति का पिछड़ा वर्ग है। यह इसे निर्धारित करने के लिए उन्होंने कुछ मापदंड अपनाए। उन्होंने मुख्यतः 3 इंडिकेटर बनाए: सोशियली इंडिकेटर, इकोनॉमिकल इंडिकेटर और एजुकेशनली इंडिकेटर। सोशियली इंडिकेटर में उन्होंने मुख्यतः इस चीज़ को रखा, जिनका पहला रिकमेंडेशन था कि जिस वर्ग या समाज के जनसंख्या का 10% पुरुष और 15% महिलाएं की शादी 17 वर्ष से पूर्व हो जाती है, वह वर्ग जो है सो पिछड़ा वर्ग में गिना जाएगा। दूसरा उनका रिकमेंडेशन था कि जिस समाज या जाति के शहरी क्षेत्रों में 5% पुरुष और 10% महिलाओं की शादी 17 वर्ष से पूर्व हो जाती है, वह जो है सो पिछड़ा वर्ग में गिना जाएगा। इसी तरह से उनके और 2 पॉइंट्स थे, तो कुल 4 उन्होंने सोशियली इंडिकेटर्स पे रखे थे। फिर उन्होंने एजुकेशनली ये इसी तरह से बनाया कि 5 वर्ष से लेकर के जिस समाज या वर्ग के 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कभी स्कूल ही नहीं गए और उनकी संख्या राज्य सरकार के एवरेज से 25% से ज़्यादा है, वह इकोनॉमिकली इंडिकेटर के आधार पर पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। दूसरा रिकमेंडेशन उनका यह था कि जिस समाज या वर्ग के 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का एवरेज 25%, उस राज्य के 25% से एवरेज स्कूल ड्रॉप आउट का होगा, वह जो है सो पिछड़ा वर्ग होगा। तीसरा उनका रिकमेंडेशन था कि जिस समाज या जाति का 25% से कम लोग मैट्रिकुलेशन कर पाते हैं, वह पिछड़ा वर्ग में गिना जाएगा। तो ये उनके 3 मुख्यतः एजुकेशनल इंडिकेटर्स थे। इसके बाद उनके इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स भी थे, जो कि 3 इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स थे। तो इन सब इंडिकेटर्स के आधार पर उन्होंने 11 पॉइंट्स बनाए और जिस जाति या वर्ग का इन 11 पॉइंट्स में आया और उसको उन्होंने ओबीसी मान लिया। और उन्होंने अपना रिकमेंडेशन हमने बता दिया है कि 31 दिसंबर 1980 को सबमिट कर दिया था राष्ट्रपति को। तो उनके रिकमेंडेशन को जब 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो उन्होंने उस रिकमेंडेशन को माना था। उसके कुछ पॉइंट्स को नहीं माने थे, परंतु उसके अधिकांशतः पॉइंट्स को मान लिया था। उनका रिकमेंडेशन में मुख्यतः जो है सो पहला रिकमेंडेशन था कि ओबीसी की जनसंख्या भारत में 52% है, अतः 52% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 50% रिजर्वेशन की सीलिंग सीमा निर्धारित कर दी गई थी। उसके तहत 22.5% रिजर्वेशन पहले से ही SC और वर्ग को 15% और 7.5% ST वर्ग को पहले से दिया जा रहा था रिजर्वेशन। अतः बच रहे थे 27.5% और उससे ज़्यादा तो रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता था। तो अतः जो है 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देने का बीपी सिंह सरकार के द्वारा मान लिया गया। उनका दूसरा रिकमेंडेशन था कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, PSU है, बैंक है, सभी जगह की भर्तियों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाए। यह रिकमेंडेशन उनका मान लिया गया था। तीसरा रिकमेंडेशन उनका था कि ओबीसी वर्ग को प्रमोशन में 27% रिजर्वेशन दिया जाए। तो यह रिकमेंडेशन उनका नहीं माना गया था। तीसरा उनका रिकमेंडेशन था कि जो भी वैकेंसी होगी और यदि कोई उस कैटेगरी ओबीसी वर्ग का सुटेबल कैंडिडेट नहीं आ पाता, नहीं मिल पाता है, तो उस वैकेंसी को बैकलॉग रखते हुए 3 साल तक बैकलॉग रखा जाए और जब तक उसका कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल जाता है तब तक उसको लागू नहीं किया जाए। ये तो और उनकी इसके साथ ही उनके कुछ और पॉइंट्स थे जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स थे और वो सारे उनके रिकमेंडेशन मान लिए गए थे। जब ओबीसी का रिकमेंडेशन मान लिया गया तो इसका इम्पैक्ट भारत में काफ़ी ज़्यादा पड़ा और भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी दंगे हुए, लोगों के बहुत सारे विद्यार्थियों की जानें चली गई।
लेकिन इसका प्रभाव जो है सो दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत कम पड़ा। दक्षिण के क्षेत्रों में इस आंदोलन का कम प्रभाव पड़ने का कारण था कि वहाँ रिजर्वेशन सीमा पहले ही 50% को पार कर चुकी थी, 50% को छू चुकी थी। अतः इसका ओबीसी रिजर्वेशन का वहाँ कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला था। तो इसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया कि जो रिजर्वेशन की सीमा है, जो ओबीसी में किसी को भी सोशली और इकोनॉमिकल आधार पे आप एजुकेशनल आधार पे पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने के लिए एक क्रीमी लेयर बनाया जाए और उसी क्रीमी लेयर के आधार पे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। तभी से जो है सो यह चला आ रहा है। इसके साथ ही 1993 में जो है सो एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। यह एक आयोग की तरह कार्य करता था। 2018 में मोदी सरकार के द्वारा एक संविधान में संशोधन लाया गया, 102nd संशोधन जिसे कहते हैं। उसके द्वारा उन्होंने मुख्यतया संविधान में 2 आर्टिकल्स जोड़े। 2 आर्टिकल्स उन्होंने पहला जोड़ा था 338B। 338B के तहत उन्होंने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया और एनसीबीसी के कार्य और अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया। इसके तहत एनसीबीसी को एक जब वह किसी कंप्लेन या शिकायत पे कार्रवाई करेगी तो वह एक सिविल कोर्ट की तरह कार्य करेगी। इसके बाद 342A के तहत जो है सो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को राज्यों से यह अधिकार लेकर के ओबीसी में लिस्ट में किसी को जोड़ने और किसी को हटाने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से छीन करके भारत के राष्ट्रपति को दिया गया। और यह लिखा गया कि किसी भी लिस्ट में संशोधन और जो है सो भारत के संसद के द्वारा ही किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा। इस कानून को मराठा आंदोलन हुआ था और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा रिजर्वेशन दिया गया था। तो मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसके तहत यह दिया गया कि महाराष्ट्र सरकार जो है सो ओबीसी लिस्ट जारी नहीं कर सकती है, यह तो केंद्र सरकार का पावर है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने 102nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2018 में, उसके परिप्रेक्ष्य में यह पाया बहुमत से कि जो ओबीसी लिस्ट है उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल भारत के केंद्र सरकार को है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा ही जो कोई भी लिस्ट ओबीसी की संशोधित हो सकती है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ इसमें यह है कि जो 102nd अमेंडमेंट केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, उसी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए और नलिफाई करते हुए 127th अमेंडमेंट लाया गया है। अब ये 127th अमेंडमेंट की मुख्य बातें क्या है? तो 127th अमेंडमेंट केवल जो 102nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 342(1) में जो यह दिया गया था कि भारत के संविधान में ओबीसी वर्ग में जो लिस्ट संशोधित करने का अधिकार राज्यों को से लेकर के केंद्र को दिया गया था, उसे परिवर्तित करते हुए पुनः यह अधिकार राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। केंद्र अपना एक अलग से लिस्ट ओबीसी लिस्ट जारी करेगा और उसके आधार पर वह रिजर्वेशन देगा। तो यह मुख्यतया जो 127th अमेंडमेंट लाया गया था, ये मुख्य रूप से यही उसका उद्देश्य है। इसके तहत जो वो दलील दी गई है, इसके पक्ष में जो दलील दी गई है कि जब 102nd अमेंडमेंट लाया गया था तो उस पर संविधान के आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) का राज्यों को जो अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है। अतः यह 127th अमेंडमेंट लाया गया है और इसे 10 अगस्त 2021 को भारत के संसद द्वारा पास कर दिया गया है। तो हम यह सोच रहे हैं कि अब अगले वीडियो में हम जब भारत के जो भी मुख्य संविधान में संशोधन हुए हैं तो सब पर एक छोटा छोटा वीडियो
बनाएंगे और उससे देखेंगे। क्योंकि संविधान संशोधन से हमें यह देखा है कि 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको सीखें, देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक 127 संशोधन हो चुके हैं, तो मुख्यतः उसमें से हमें लगभग 50 तो ऐसे हैं जिसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन बच गए 77, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे एग्जामिनेशन में उससे प्रश्न आते हैं, तो उस पर एक नज़र हम लोग डालेंगे एक एक करके। धन्यवाद।